हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान का जो भी भाग था उसके बारे में पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान में जो भी अनुसूचियां दी गई हुई हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम शुरू करें आपसे दो सवाल पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान में, भारत का जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? हमारा जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका जवाब ऑब्वियस सी बात है 8 होनी चाहिए। और वही अगर हम आपसे पूछे कि वर्तमान समय में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो यह हो गया है 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 12 कैसे हो गई है? क्योंकि चार अनुसूची जो बाद का जो है ना, उसको संविधान संशोधन करके संविधान में जगह दिया गया है। तो उन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, चलिए प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची लिख दे रहे हैं क्या? प्रथम अनुसूची में क्या है? इस प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा जो है प्रथम अनुसूची में की गई हुई है। अब हम लोग देखते हैं अगला अनुसूची, दूसरी अनुसूची। तो इस दूसरी अनुसूची में किस बारे में चर्चा किया गया है? तो इस दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। किस बारे में? वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में। किसका वेतन, किसका भत्ता, किसका पेंशन? तो जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनके वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। पहले हम लिख लेते हैं, उसको फिर से हम समझाएंगे किसके किसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो ये जो अनुसूची 2 है, दूसरी अनुसूची, इसमें क्या मेंशन किया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन। किसका वेतन, किसका भत्ता, किसका पेंशन? तो राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, उनको जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को तो सभापति के रूप में मिलता है, उनको वेतन, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनका वेतन, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनका वेतन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों का वेतन, संसद जो होता है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन, विधानमंडल में जो है जो सदस्य होते हैं उनका वेतन। विधानमंडल कहीं कहीं पर 2 सदनीय होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। ठीक है, तो जहां पर
परिषद भी है तो वहाँ विधान परिषद के भी सदस्य को भी मिलता है वेतन, और जहाँ सिर्फ विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा के सदस्य को मिलता है। तो ये जो वेतन किसको किसको मिलेगा, इसमें से इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया, अनुसूची 2 में किसके किसे मतलब कि वेतन के बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, संसद सदस्य जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको वेतन, मंत्री लोगों को वेतन, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इन लोगों को वेतन का चर्चा कहाँ किया गया कि इनको कितना कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में चर्चा किया गया अनुसूची नंबर 2 में। उनको क्या क्या भत्ता मिलेगा, किनको जो इसका बारे में हम अभी नाम बताए हैं उनको क्या क्या भत्ता मिलेगा। भत्ता करने का मतलब है अलाउंसेज। आप सरकारी जॉब भी करते हो तो अलाउंस मिलता है। ठीक है, हाउस रेंट हो गया, कार मतलब कि गाड़ी का हो गया अलाउंस। ठीक है, इस तरह का, जिससे कि राष्ट्रपति साहब है उनको बड़ा सा मतलब कि राष्ट्रपति भवन मिला हुआ है, वैसे मंत्री लोगों को भी भवन मिलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हैं उन लोगों को भी भवन मिलता है, रहने का आवास मिलता है, कार्ड मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेज मिलता है, वही अलाउंसेज है, उसी को बोलते हैं भत्ता। ठीक है, तो उनको क्या क्या भत्ता भी मिलेगा वो भी मेंशन है कहाँ पर, अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, और उनको पेंशन जब वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज लोग तो रिटायर करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो है उनको पेंशन दिया जाएगा। इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया, अनुसूची नंबर 2 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य ये लोग भी तो मैक्सिमम 5 साल के लिए रहते हैं, उससे पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन 5 साल के लिए तो कम से कम रहते ही हैं। तो उनके बाद जब वो हट गया, मतलब सदस्यता उनकी खत्म हो गई, उसके बाद जो उनको पेंशन मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ता और पेंशन किनको किनको, तो हम अभी आपको बताए हैं डिटेल में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची। इस तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया हुआ है, तो इस तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया हुआ है। किसके शपथ ग्रहण के बारे में, तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में, नहीं, इसमें राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में नहीं दिया गया, बता रहे हैं, उनका अलग है मैटर। अनुसूची नंबर 3 जो है ना, इसमें शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया। किनके शपथ ग्रहण के बारे में, संसद सदस्य के शपथ ग्रहण के बारे में, मंत्री लोगों के शपथ ग्रहण के बारे में, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बारे में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ ग्रहण के बारे में, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके शपथ ग्रहण के बारे में। इस सब का जो चर्चा कहाँ किया गया है, तीसरी अनुसूची में। और राष्ट्रपति वाला हम बताते हैं कहाँ पर दिया गया वो है। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया। विभिन्न पदाधिकारियों को अपना पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ लेना पड़ता है। आप देखिए कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो उसमें सदस्य लोग जो जाते हैं विधान लोकसभा में सदन में, तो लोग शपथ लेते हैं, उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, वो लेते हैं, बोलते देखिए होइएगा वीडियो वगैरह पर कि मैं फलाना भारतीय संविधान की शपथ लेता हूँ, इस तरह का बोलता होगा, देखे होइएगा आप लोग, वही शपथ होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो शपथ है ना, राष्ट्रपति को शपथ इसका मेंशन अनुसूची नंबर 3 में नहीं किया गया हुआ है। वो जो है अनुच्छेद 60 के तहत उनको शपथ दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और वही राज्यपाल के शपथ के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 159 इसके तहत उनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो अनुसूची 3 में जो है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके बाकी जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी संसद सदस्य, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं, उनको शपथ का वर्णन कहाँ किया गया है, अनुसूची 3 में। ठीक है भाई, अगला आपका है चौथी अनुसूची।
चौथी अनुसूची में क्या दिया गया हुआ है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया हुआ है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में, पहले लिख देते बता ही दे रहे हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में किस स्टेट से कितना सदस्य जाएगा चुन करके, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना सदस्य चुन करके जाएगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वो चौथी अनुसूची में किया गया है। इसको हम अभी डिटेल में और बताएंगे इस चौथी अनुसूची को। पहले एक बार इसको हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मिटा करके चौथी अनुसूची को हम और थोड़ा वर्णन करेंगे, इसको डिटेल से समझाएंगे इसको। देखिए, प्रथम जो अनुसूची है इसमें क्या वर्णन किया गया है? राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में, ठीक। दूसरी जो अनुसूची है इसमें वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। किसके वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में वो हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। कोई भी जो शपथ लेता है पदाधिकारी लोग, तो वो जो शपथ है, क्या शपथ लेता है, उसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया? तीसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और इस तीसरी अनुसूची में 3 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का शपथ अनुसूची नंबर 3 से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का भी शपथ तीसरी अनुसूची में मेंशन नहीं किया गया है। और राज्यपाल का जो शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में मेंशन नहीं है। उनको अलग से उनका अनुच्छेद बना हुआ है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 69 यानी 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं। तो उनका मेंशन इस तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। बाकी जितने भी लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, इन लोगों को शपथ तीसरी अनुसूची से मिलता है। मंत्री वगैरह सबको शपथ इससे मिलता है। चौथी जो अनुसूची है इसमें मेंशन किया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में, कि राज्यसभा में किस राज्य से कितना प्रतिनिधि चुन करके जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इस चौथी अनुसूची को हम अभी और डिटेल से बताते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, एक बार नहीं रहता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौथी अनुसूची को पहले हम डिटेल में और बता दे रहे हैं। चौथी जो अनुसूची है इसमें क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्र की जो विधायिका है उसको हम लोग संसद बोलते हैं। तो संसद का दो मतलब की सदन है। संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। संसद मान लीजिए संसद है, ठीक है भाई। क्या है ये? संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट यानी संसद में 2 सदन है, एक है आपका राज्यसभा और दूसरा है आपका लोकसभा, ठीक है भाई। तो चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि ये जो राज्यसभा है ना, ऊपरी सदन, अस्थायी सदन, इसमें किस राज्य से कितना प्रतिनिधि चुन करके जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया हुआ है। इस राज्यसभा में जैसे कि बिहार से देखिएगा तो बिहार से राज्यसभा में 16 लोग जाते हैं चुन करके, ठीक है। और झारखंड से देखिएगा तो राज्यसभा में 6 लोग चुन करके जाते हैं। तो उसका मेंशन चौथी अनुसूची में किया गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और भी राज्य हैं, वहां से कितने कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में चुन करके जाएंगे इस वाले अपर हाउस में, उसके बारे में चर्चा किया गया हुआ है, ठीक है। लोकसभा के बारे में चर्चा नहीं किया गया उसमें। राज्यसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे इसके बारे में चर्चा किया गया हुआ है। और सिर्फ राज्य से नहीं, केंद्र शासित प्रदेश से भी, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर विधानसभा भी है,
और वो विधान मतलब कि केंद्रशासित प्रदेश दो है, कौन कौन, एक पुदुचेरी है, पुदुचेरी, और दूसरा है आपका दिल्ली। एक केंद्रशासित प्रदेश है, लेकिन इस केंद्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा है। तो दिल्ली से 3 राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुन करके जाते हैं, और पुदुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा के लिए चुन करके जाते हैं। तो सिर्फ राज्य से ही नहीं जाता है, केंद्रशासित प्रदेश से भी इस राज्यसभा में प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। इसी का मेंशन किया गया है भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अनुसूची 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या बताया गया है कि अनुसूचित जो क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया, उसका शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से प्रशासन चलेगा, शासन प्रशासन चलेगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन, ठीक है, ये होल इंडिया के लिए दिया गया, पूरा इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं 6ठी अनुसूची। छठी जो अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उन लोग में किस तरह से प्रशासन करना, उन लोग उस क्षेत्र को किस तरह से प्रशासन करना है, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में। किसके बारे में? किस क्षेत्र के बारे में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, उसमें किस तरह से शासन प्रशासन चलेगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में। और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं रफली, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये, जैसे कि ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, चलो ये मतलब उत्तर पूर्वी राज्य समझ लीजिए इसको। यहाँ पर आपका असम है, असम है, देखो ये आपका असम है, यह जो है आपका मेघालय है, यह आपका मेघालय है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा है, और ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो इस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो क्षेत्र है ना, इसमें जो अनुसूचित जनजाति लोग रह रहे हैं, इस पर किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में किया गया हुआ है। और यहाँ पर अगर देख लीजिए, इधर देखिएगा, इधर पड़ जाता है आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका ये नागालैंड है, ये नागालैंड है, और ये हो जाएगा आपका मणिपुर, यहाँ पर ये मणिपुर है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसको भी आप याद कर सकते हैं, 7 को 7 सिस्टर बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये जो छठी अनुसूची जो है उसको याद कीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस 4 राज्य में जो है ना अनुसूचित जो जनजाति है उसके शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। किसमें? तो छठी अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है ना शक्तियों का पृथक्करण के बारे में चर्चा किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को बांट दिया गया हुआ है। शक्तियों का पृथक्करण, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया हुआ है। इस 7वीं अनुसूची थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इसको मिटा करके थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले इस लोग इसको देख लीजिए। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के बारे में। 6ठी अनुसूची में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जो है अनुसूचित जो जनजाति है उसके शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया हुआ है। कैसे बंटवारा किया गया हुआ वो हम आपको अभी बता रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए, जो 7वीं अनुसूची है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का पृथक्करण है। इसमें जो है 3 सूचियां बनाई गई हुई है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 3 सूची बनाई गई हुई है। एक है आपका संघ सूची, संघ सूची। दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ सूची जो है ना, इस संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद के पास है। संघ सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। राज्य सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य की जो विधानमंडल है उसको है। और समवर्ती सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हुए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। लेकिन दोनों, संसद भी और विधानमंडल दोनों कोई कानून बनाता है जो कि सेम एक ही कानून बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, और राज्य के विधानमंडल द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जो संघ सूची है इसमें हमारा जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त इस संघ सूची में कुल 97 विषय थे। कितना था? 97 विषय था। अभी जो वर्तमान स्थिति जो इसमें है, वर्तमान में इस संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में इसमें कुल 100 विषय हैं। ठीक है, 100 ऐसे विषय हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में इसमें कुल कितना अनुसूचित मतलब कि विषय था? तो इसमें कुल 66 विषय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें मात्र 61 विषय है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य सूची में, मूल संविधान में राज्य सूची में कुल कितने विषय दिए गए हुए थे? तो 66। और वही पूछे कि वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ठीक, और हम इसकी बात करें समवर्ती सूची की, तो हमारे मूल संविधान में इसमें कुल 47 विषय दिए गए हुए थे। ठीक है भाई, और वर्तमान समय में इस समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। 52 विषय कैसे हैं? इसमें से 5
घटा करके इसमें जाने दिया। ठीक है, राज्य सूची का 5 ऐसे विषय था, उसको निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्ति बांट दिया गया कि केंद्र की सरकार अलग कानून बनाएगी, अलग विषय पर कानून बनाएगी, राज्य की सरकार अलग विषय पर कानून बनाएगी, तो यानी कि शक्ति बांट दिया गया हुआ है। तो इसमें 3 सूची बनाई गई हुई है, एक है आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है कानून, संघ सूची में जो विषय है यानी कि 100 जो विषय दिए गए हुए हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। राज्य सूची में जो विषय दिए गए उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो विधानमंडल को। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हुए यानी कि 52 विषय दिया गया है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। लेकिन संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाकर एक ही विषय पर कानून बना रहा है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो है मान्य होगा। ठीक है, और हम इसका कुछ उदाहरण ले लें कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है। 100 विषय आ रहा है इसमें संघ सूची में वर्तमान समय। तो इसमें जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले लें कि रक्षा पर अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। रेलवे पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। बैंकिंग ये भी है संघ सूची का विषय, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। बंदरगाह हो गया, उस पर कौन कानून बनाएगा, तो संसद बनाएगा। एयरपोर्ट कौन बनाएगा, एयरपोर्ट पर जो भी कानून बनाना है कौन बनाएगा, तो संघ बनाएगा यानी संसद बनाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा, क्योंकि वह संघ सूची का विषय है। अब हम कुछ राज्य सूची के विषय के बारे में देख लेते हैं उदाहरण। राज्य सूची में क्या आ जाएगा, तो पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य की विधानमंडल बनाएगी। ठीक है, जेल हो गया आपका, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जो शासन है, स्थानीय स्वशासन पंचायत, इस पर कौन कानून बनाएगा, स्थानीय शासन तो यानी पंचायत, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो विधानमंडल बनाएगा, क्योंकि यह जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ऐसे करके कुल इसमें कितना विषय है, 61 विषय है। वही अगर समवर्ती सूची का हम कुछ उदाहरण ले लें, तो समवर्ती सूची में आपको हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का हो गया, नियंत्रण मान लीजिए। ठीक है, शिक्षा हो गया, माप तौल हो गया, मेजरमेंट, माप तौल। ठीक है, तो इन विषयों पर जो है कानून कौन बनाएगा, तो वह संसद भी बना सकती है और राज्य की विधानमंडल भी बना सकती है। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। 7 तक तो हम कर ली, 7वीं क्या था, शक्तियों का पृथक्करण था। ठीक है, वही हम अभी चर्चा किए हैं। अगला जो है आपका 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में क्या है, तो राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। और हम आपसे पूछें कि हमारा जो संविधान बनने के तैयार हुआ था, उस वक्त हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं की चर्चा की गई हुई थी, यानी कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने भाषा थे, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया हुआ है, 8वीं अनुसूची। उस वक्त जो है कुल 14 भाषा थे। 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया हुआ था। और वर्तमान समय में 22 ऐसे भाषाएं हैं, कुल 22 ऐसे भाषा है जिसको कि राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और इसका मेंशन कहाँ किया गया हुआ है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया हुआ है। कहाँ किया गया हुआ है, 8वीं अनुसूची में किया गया हुआ है।
देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आप देखते हो आप आसपास में मतलब दौड़ा कर देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे भाषा बोलते हैं। इंडिया में कम से कम हमको लगता है कि 1000-1500 से ऊपर भाषा होगा, ठीक है। लेकिन उन 1000-1500 या 2000 भाषाओं में से जिन भाषाओं को भारतीय संविधान में जगह दी गई हुई है वह मात्र 22 भाषा है, ठीक है। और उसका वर्णन किया गया है कहां पर, तो 8वीं अनुसूची में। क्लियर हुआ? सभी अगला जो है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से पहले हम जान ले 1 से लेकर के 8 तक जो हम लोग अनुसूची पढ़े हैं वो हमारे मूल संविधान में था। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस वक्त से, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक हमारा मूल संविधान में था। 9, 10, 11, 12 ये 4 को जो अनुसूची है इसको संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में जगह दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस चारों अनुसूची को अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका 9वीं अनुसूची। इसमें थोड़ा लग रहा है रेड्स नहीं चला रहा हूं। 9वीं जो अनुसूची है इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। तो आपसे पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाएगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। और इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ही इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या है, तो भूमि सुधार से संबंधित है, चर्चा किया गया हुआ है, भूमि सुधार से संबंधित। इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। और इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है। और ये जो 9वीं अनुसूची है यह एक किस तरह का अनुसूची है कि इसमें जो भी विषय डाला गया, ठीक है, तो आप उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पर न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं भेज सकते हैं कि यह हमारा फंडामेंटल राइट को यानी कि मूल अधिकार को हार्म कर रहा है, ठीक है। इस 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डल गया अगर वो आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो भी इसका क्या है कि न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ऐसा था पहले, ठीक। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें यह बताया जाता है कि 24 अप्रैल हिंदी में ऐसी बोलते हैं ना, ऐसी लिखता है ना, 24 अप्रैल 1973 से पहले